ठीक है। तो हम लोग डीसी मशीन्स में, डीसी जनरेटर्स में थे, और डीसी जनरेटर्स में हमने प्रैक्टिकल जनरेटर के कंस्ट्रक्शंस को देखा। प्रैक्टिकल जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में हमने बेसिक एसेंशियल पार्ट्स को देखा। हमने देखा कि 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं, और एक एक करके उन सारे पार्ट्स को हम लोग डिटेल से देख रहे हैं। हम लोग योक कवर कर चुके हैं, हम लोग पोल कोर और पोल शू कवर कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग जो लेमिनेशंस लेके चलते हैं वो हमने देखा कि पोल कोर और पोल शू को हम लोग लेमिनेट क्यों करते हैं। तो जाहिर है पिछले क्लासेस में सबको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग लेमिनेट करते हैं। और लेमिनेशंस में भी हमारा ध्यान ये रहता है कि जिधर एडी करंट का फ्लो होने वाला है उसके परपेंडिकुलर्स प्लेन में हम लोग कट करते हैं लेमिनेशंस को, थिन लेमिनेशंस को। और लेमिनेशन का थिकनेस जो है आपके पोल कोर और पोल शू के केस में 1 mm से 0.25 mm तक वैरी करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किया करते थे, हम लोगों ने देखा तो पुराने समय में जो कंस्ट्रक्शन होता था, कंस्ट्रक्शन का 2 तरीका था, पोल कोर के कंस्ट्रक्शन का, पोल शू के कंस्ट्रक्शन का। कहीं कहीं हम लोग सॉलिड पोल कोर लेके चलते थे और लेमिनेटेड पोल शू को फास्टेन कर देते थे बाय मीन्स ऑफ काउंटर संक स्क्रूज। लेकिन अब मेनली हम लोग क्या करते हैं, एक ही शीट में पोल कोर का पोर्शन और पोल शू का पोर्शन हम लोग निकालते हैं, और वैसे वैसे पतले बहुत सारे शीट्स को, थिन लेमिनेशंस को लेके अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर हम लोग स्टैक कर देते हैं, और बाद में रिवेटिंग कर देते हैं या बोल्टिंग करके उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, पोल कोर और पोल शू तक समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे मूव करें हम लोग, ठीक है। तो नया टॉपिक दे दीजिए पोल कॉयल और फील्ड कॉयल्स, ठीक है। नया टॉपिक दे दीजिए पोल कॉयल्स। अब उस पर जो कॉयल माउंट करेंगे ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, उस पर हम लोग आ जाते हैं पोल कॉयल एंड फील्ड कॉयल्स। हम लोग योक को देख चुके हैं, हम लोग पोल कोर और पोल शू को देख चुके हैं। अब उस पर जो कॉयल हम लोग प्लेस करेंगे हम लोग उस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले लिख लीजिए पोल कॉयल और फील्ड कॉयल्स में हमेशा की तरह इस तरह पॉइंट वाइज एम्प्लाइज का साइन देके लिखते जाना है। पॉइंट वाइज एम्प्लाइज का साइन देके लिख लीजिए द फील्ड कॉयल्स, कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर आर फॉर्मर वाउंड, फॉर्मर डैश देके वाउंड, ठीक है। वाइंडिंग जो होती है ना, तो वाइंडिंग के लिए ही किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ की वाइंडिंग करना, तो वाइंडिंग का ही पास्ट पार्टिसिपल वाउंड। तो हम लोग जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं उसको हमने बांध दिया, वाउंड कर दिया। फॉर्मर वाउंड फॉर करेक्ट डायमेंशन, सॉरी आर छूट रहा है, फॉर्मर में आर हो गया यहाँ, फॉर्मर वाउंड फॉर करेक्ट डायमेंशन। ओके, अब देखो होता क्या है ना, जो वाइंडिंग हम लोग प्लेस करेंगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो कोर तो हमने रखा ही। कोर का पर्पस क्या है, कोर क्यों रखते हैं हम लोग, एनीवन? कोर हम लोग इस तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्यों रखते हैं? यस, क्योंकि उसके मैग्नेटाइजेशन का हमें फ़ायदा उठाना है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का हमें फ़ायदा उठाना है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगा वो कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, और अल्टीमेटली उस स्पेस में फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब है क्या कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो डेफिनेटली हमें वाइंडिंग को प्लेस करना है। अब होता क्या है कि कभी भी आप वाइंडिंग खुद से करके देखो, कभी भी आपको अगर कह दिया जाए ना कि कुछ वायर को लेके उसका सर्कल्स बनाना है, उस सर्कल्स में वाइंडिंग को लपेट के रखना है, आप कितनी भी कोशिश कर लो मैनुअली, हर एक सर्कल का डायमेंशन कभी भी एक नहीं मिलेगा। जैसे आपको कह दिया जाए ना कि कॉइल वायर को लेना है और उसको कॉइलिंग कर देना है एक पर्टिकुलर सर्कल में, मैनुअली हम लोग कितनी भी कोशिश करें, सारे टर्न्स का रेडियस डायमीटर एक जैसा नहीं होगा। कुछ टर्न्स बड़े हो जाएंगे, कुछ टर्न्स छोटे हो जाएंगे, ठीक है। हमें एक कॉम्पैक्ट मशीन बनाना है, हमें एक सोफिस्टिकेटेड मशीन बनाना है, जहां हमें हर चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हो या ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग हो, हर चीज़ को हमें परफेक्ट रखना है। यहाँ कभी भी हम लोग लूज वाइंडिंग को प्लेस नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि जो भी वाइंडिंग हो एकदम सोफिस्टिकेटेड हो, सबका हर एक टर्न का डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम हो।
इस वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्पेस में ऑलमोस्ट होमोजीनस हो। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने बचपन में किसी को पतंग उड़ाते देखा होगा, तो पतंग के लटाई पे जो हम लोग लपेटते हैं धागा ना, तो कहीं कभी कभी होता है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा धागा लपेटा गया, ऊंचा हो गया, और कहीं कहीं कम धागा लपेटा है पूरे लटाई के सरफेस पे। यहाँ हमें वैसा नहीं करना है, हमें इवन प्लेसिंग करनी है वायर्स की, कि सब तरफ वायर का थिकनेस ऑलमोस्ट बराबर हो, हम टर्न्स को ऐसे प्लेस कर सकें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मशीन के लिहाज से। हम बताएंगे इन सब का फ़ायदा क्या है, इन सब का नुकसान क्या है। जब हम लोग परफॉर्मेंस को देखेंगे, मशीन के परफॉर्मेंस को, तब इन सब का इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी कितना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रखती हैं मशीन के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो बेटर तरीका क्या है, हम लोग एक सांचा यूज़ करें, हम लोग एक फॉर्मर यूज़ करें। फॉर्मर भी कैसा, तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर। तो एक फॉर्मर, एक सांचा हम लोग यूज़ करें, और जैसे आपने देखा होगा ना, लटाई, पतंग उड़ाने का लटाई है, वो एक तरह से फॉर्मर है। अब उस पर हम लोग वाइंडिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक फॉर्मर हम लोग लेते हैं, एक सांचा हम लोग लेते हैं रेक्टेंगुलर, इस पे हम लोग वाइंडिंग को करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि करेक्ट डायमेंशंस के लिए हम लोग फॉर्मर वाउंड रखते हैं, जो कॉइल हम लोग प्लेस करेंगे फील्ड पे। समझ में आया? ठीक है, अब जो फॉर्मर वाउंड से हमारा एक शेप में, एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन से ये वाइंडिंग और उसके सारे टर्न्स परफेक्टली प्लेस हो गए, तो अब इस फॉर्मर में से निकाल के वाइंडिंग को हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे। गॉट दैट? इसी पॉइंट को लिख लीजिए, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, द फॉर्मर इज देन रिमूव्ड एंड द वाउंड कॉइल, ये वाला वाइंडिंग से बना वाउंड, एंड द वाउंड कॉइल इज प्लेस्ड एंड पुट इनटू द प्लेस ओवर द कोर। ठीक है, तो बाद में हम लोग फॉर्मर पे पहले वाइंडिंग करते हैं और फिर फॉर्मर को रिमूव कर देते हैं जब हमें करेक्ट डायमेंशन मिल गया, करेक्ट शेप मिल गया, और फिर कॉइल को हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं पोल कोर के ऊपर। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है, फील्ड कॉइल्स का कई नाम हम लोग यूज़ करते हैं अपने मशीन की टर्मिनोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की टर्मिनोलॉजी में हम लोग, और डीसी मशीन्स की टर्मिनोलॉजी में इन कॉइल्स को हम लोग पोल कॉइल्स भी कहते हैं, फील्ड कॉइल्स भी कहते हैं, और कभी कभी डिटेल से बोलें तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स भी बोलेंगे। और एक टर्म सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, दैट इज एक्साइटिंग कॉइल्स। ठीक है, इस प्रोसेस को, जो मैग्नेटिज्म हम लोग क्रिएट करते हैं ना किसी मशीन के लिए, किसी मशीन के परफॉर्मेंस के लिए और किसी मशीन के रन करने के लिए, डेफिनेटली हमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करना पड़ता है। और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे एसेंशियल पार्ट है कि हमें एटलीस्ट एक मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए स्पेस में, जिसके अंदर हम कॉइल्स को मूव करा के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज करा सकें, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो। इवन मोटरिंग एक्शन जब होगा ना, इसका जब रिवर्स प्रोसेस होगा, यानी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देंगे और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा, तो मोटरिंग एक्शन में भी जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन होगा, वहाँ भी हमें दो बेसिक एसेंशियल पार्ट्स चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंडक्टर, जिन्हें मूव कराया जा सके या फिर जो मोटरिंग एक्शन से खुद ब खुद मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्साइटेशन, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं ना, तो टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं कि हमने एक्साइटेशन दिया उस मशीन को। हमेशा आप दिमाग में बैठा लेना है, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, टेक्निकल टर्म्स में, मशीन के टर्मिनोलॉजी में हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमने उस मशीन को एक्साइट किया, हमने उस मशीन को एक्साइटेशन प्रोवाइड किया। इसीलिए फील्ड कॉइल्स का एक नाम एक्साइटिंग कॉइल या एक्साइटेशन कॉइल्स भी है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फील्ड कॉइल्स, पोल कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स। अगला टॉपिक दे दीजिए, आर्मेचर कोर। ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये फॉर्मर का भी डायग्राम है, यहाँ से दोनों वायर्स निकले हुए हैं और बाद में ये फॉर्मर हटा के हम लोग इस कॉइल को यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये सेक्शनल व्यू है, कॉइल का सेक्शनल व्यू है, कॉइल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब आर्मेचर कोर में हम लोग आ जाते हैं। दिस इज योर आर्मेचर कोर। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, सिलिंड्रिकल ड्रम शेप्ड रहता है, ड्रम जिस तरह होता है सिलिंड्रिकल ड्रम शेप्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग पंचिंग करते हैं, पंचिंग करके स्लॉट्स को काट देते हैं। ठीक है, ये स्लॉट्स है जिसमें हम लोग कंडक्टर को प्लेस करेंगे, और ये जो उठा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग टिथ बोलते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, तो स्लॉट्स एंड टिथ का कॉम्बिनेशन हम लोग डाई कट करके पंचिंग करके अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर करते हैं। देखेंगे एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, आर्मेचर कोर में, आर्मेचर कोर में पहला पॉइंट लिख लीजिए। एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से देखते चलेंगे और उन्हें उनका एक्सप्लेनेशन समझते चलेंगे। लिख लीजिए आर्मेचर कोर का पर्पस क्या है, पहले हम लोग उस पर आ जाते हैं। इम्प्लाइज का साइन देके लिख लीजिए, इट हाउसेस द आर्मेचर कंडक्टर्स। आर्मेचर कोर क्या करता है, रखता है आर्मेचर कंडक्टर्स को अपने में। इट हाउसेस द आर्मेचर कंडक्टर्स और कॉइल्स। डेफिनेटली कॉइल्स और कंडक्टर का रिलेशन आपको पता ही है कि एक कॉइल में दो कंडक्टर्स होंगे, तो कंडक्टर्स कहें या कॉइल्स कहें, इन सबको आर्मेचर कोर पे हम लोग माउंट करते हैं, रखते हैं, प्लेस करते हैं।
इट हाउसेज द आर्मेचर कंडक्टर्स और कॉयल एंड काउजेज देम टू रोटेट। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ सेंटर में इसके शाफ्ट जुड़ा हुआ होगा, शाफ्ट पे बॉल बेयरिंग होगा और उसी बॉल बेयरिंग से पूरा का पूरा शाफ्ट और पूरा का पूरा आर्मेचर कोर और इस पे प्लेस की हुई वाइंडिंग एक साथ, इस पे प्लेस किए हुए कॉइल्स, इस पे प्लेस किए हुए कंडक्टर्स एक साथ रोटेट करेंगे। ठीक है, काउजेज देम टू रोटेट, हेंस कट द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड मैग्नेट्स। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाइए, एम्प्लाइज का साइन देके अगले पॉइंट में आ जाइए। इसमें लिख लीजिए इट इज सिलिंड्रिकल ड्रम शेप्ड इन स्ट्रक्चर। इट इज सिलिंड्रिकल ड्रम शेप्ड इन स्ट्रक्चर। ड्रम शेप्ड in structure and is built up of BYLT, usually circular sheet disc, usually circular sheet discs or laminations, usually 0.5 mm thick, 0.5 mm थिक। ठीक है, तो यूजुअली 0.5 mm थिक। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन जो करते हैं यहाँ पे ड्रम शेप्ड होगा ये और सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, ये बना हुआ होगा स्मॉल शीट डिस्क से यानी थिन लेमिनेशन से जो सर्कुलर शेप में कटे हुए होंगे और इन थिन लेमिनेशन को यूजुअली 0.5 mm थिकनेस पे हम लोग रखते हैं और इस तरह से हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, सर्कुलर शीट स्टील डिस्क होगा, सर्कुलर शीट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जोड़ लो, वहाँ पे छूट गया है, सर्कुलर शीट स्टील डिस्क। ठीक है, सर्कुलर शीट स्टील डिस्क कर लीजिए। मेनली हम लोग स्टील यूज़ करते हैं कि स्ट्रेंथ भी मिले हमें प्लस हमें हायर परमेबिलिटी भी मिले, सो दैट कि वो फ्लक्स जो पास कर रहा है वहाँ से ना, वो फ्लक्स वहाँ से ईजिली बिना किसी खास अवरोध के बहुत आसानी से वहाँ से फ्लो हो सके फ्लक्स का। ठीक है, अब देखो इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है ना, इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि फ्लक्स इससे भी होके गुजर रहा है। जब मशीन का हम लोग डायग्राम हम लोग जब ड्रॉ करेंगे ना, खासकर जब इंडिकेटिव डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी मशीन को एक्सिस के साइड से जब हम कट करके सेक्शन करके विजुअलाइज करेंगे, मशीन को एक्सिस के साइड से जब हम लोग सेक्शन करके विजुअलाइज करेंगे, तो दिस इज योर योक। ठीक है, और होगा क्या है, इस योक में जब हम लोग एक्सिस साइड से विजुअलाइज कर रहे हैं सेक्शन करके, हो सकता है ये मशीन मल्टीपल पोल्स का हो, डिपेंड करता है हमारे सिचुएशंस में, यानी नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। तो पेयर हो सकता है एक से ज़्यादा हो, मान लो 2 पेयर ऑफ पोल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर 4 पोल मशीन है तो डेफिनेटली 4 पोल मशीन में क्या होगा, तो 4 पोल मशीन में 4 इस तरह से पोल कोर और पोल शू हम लोग बनाएंगे, यानी 4 पोल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर ये 4 पोल मशीन है यानी 2 पेयर ऑफ पोल्स हमारे पास है। ठीक है, आगे चल के आपको इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल बताएंगे। ठीक है, 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 डिग्री मैकेनिकल होता है। बताएंगे इन सब चीज़ों का मतलब बताएंगे और क्यों ये करना पड़ता है ये भी बताएंगे। 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 डिग्री मैकेनिकल, यानी P इज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, बताएंगे ये सब क्या होता है। तो मान लो अगर ये 4 पोल मशीन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ अल्टरनेट करके होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अब देखो बीच में क्या होगा, बीच में आपका ये आर्मेचर कोर होगा। आर्मेचर कोर क्या है, स्लॉटेड है, हमने डाई कट करके उस पर स्लॉट्स को हमने बना दिया है। डाई कट करके हाइड्रोलिक प्रेशर से पंचिंग करके हमने स्लॉट को कास्ट कर दिया, हमने स्लॉट को कट कर दिया है वहाँ।
ठीक है, डाई कट हाइड्रोलिक प्रेशर में पंचिंग करके इस स्लॉट्स में ही कंडक्टर को हम लोग रखेंगे, यानी कंडक्टर से स्लॉट में ऐसे प्लेस होगा। और यहाँ तो एक दिखा रहे हैं, हम लोग मेनली डबल लेयर यूज़ करते हैं, यानी एक स्लॉट्स में 2 कंडक्टर, या फिर कहीं कहीं हम लोग ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, एक स्लॉट्स में मल्टीपल लेयर्स। उसके अलावा हम लोग ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं। तो ये लेयर्स और ड्यूप्लेक्स, यानी डबल लेयर और ड्यूप्लेक्स अलग है, ट्रिपल लेयर और ट्रिप्लेक्स अलग है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से अगर ये बन गया, बीच में सेंटर में शाफ्ट हो गया। अब देखो मैग्नेटिज्म का पाथ कैसे जा रहा है। तो मैग्नेटिज्म जो है ना, यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला, इस तरह से होके साउथ में गया और फाइनली योक से होके इसका पाथ कंप्लीट हुआ। यानी फ्लक्स कैसे ट्रेवल कर रहा है, नॉर्थ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कुछ फ्लक्स इधर से निकला, ये साउथ में गया, इधर योक से होके इसने अपने पाथ को कंप्लीट कर दिया, यानी नॉर्थ नॉर्थ। ये ग्रीन वाला दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? ग्रीन कलर क्लियर दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो ये इधर से गया, ऐसे ऐसे योक से होके इसने अपने पाथ को कंप्लीट कर दिया। यहाँ से भी नॉर्थ है, नॉर्थ से फ्लक्स निकला, इधर से होते हुए साउथ, योक से होते हुए अल्टीमेटली इसने पाथ को कंप्लीट कर दिया। इधर से नॉर्थ फ्लक्स, लाइन ऑफ फ्लक्स, इधर से इसने अपने पाथ को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह करके योक से होके कंप्लीट हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन योक से होके तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पोल कोर और पोल शू, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह यूज़ किया है, मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट किया है, यहाँ से नॉर्थ पोल जो जा रहा है अल्टीमेटली कहाँ से होके गुजर रहा है? तो इस स्पेस में एयर गैप भी है। कौन सा एयर गैप? तो आपके पोल शू और आर्मेचर कोर के बीच में जो पोर्शन है डेफिनेटली वो एयर गैप है, और यहाँ पे आर्मेचर कोर है। तो हमेशा होता क्या है, एयर की परमेबिलिटी जो होगी वो लोअर होगी, यानी वो ज़्यादा अपोज करेगा, ज़्यादा रिलक्टेंस प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को। हम लोग जानते हैं कि जो रोल रेजिस्टेंस का है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वही रोल रिलक्टेंस का है मैग्नेटिक सर्किट में। अगर एयर को हम लोग ले लें तो जिस तरह रो एल बाई ए हम लोग लिखा करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ रिलक्टेंस के लिए होता है 1 बाई म्यू नॉट म्यू आर, where mu naught is the absolute permeability of vacuum and this is relative permeability of that material, L by A। ठीक है, तो एयर की परमेबिलिटी क्या होगी? एयर की परमेबिलिटी लोअर है, ठीक है, इसके वजह से हायर रिलक्टेंस होगा, यानी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को इजी से नहीं फ्लो होने देगा एयर। यहाँ हमने कोर को प्लेस किया ना, डेफिनेटली कोर की परमेबिलिटी बहुत हायर है, कोर की परमेबिलिटी हायर है, तो कोर जो है वो बहुत कम रिलक्टेंस ऑफर करेगा फ्लक्स के पाथ को। यानी आपका फ्लक्स जो है डेफिनेटली इस एयर गैप से भी ट्रैवल करके जा रहा है और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर से भी ट्रैवल होकर जा रहा है, स्टील के कोर से भी ट्रैवल होकर जा रहा है। डेफिनेटली स्टील के कोर की परमेबिलिटी बहुत हायर होगी, तो बहुत लो रिलक्टेंस ऑफर करेगा फ्लक्स के फ्लो को। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह से मीडियम का चेंज हो रहा है इस फ्लक्स के पाथ में। कभी एयर का मीडियम मिल रहा है, कभी आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टील का मीडियम मिल रहा है, अगेन एयर मीडियम मिल रहा है, और अगेन फिर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या स्टील जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला स्टील या रोल्ड स्टील, वो पाथ मिल रहा है। यानी मीडियम बहुत सारे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द पाथ में हमने इस कोर को प्रोवाइड कर दिया, यानी बेटर हमने फ्लक्स को ट्रैवल करने का मैकेनिज्म वहाँ पे बना लिया, हमने बेटर और हायर परमेबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो यूजुअली सर्कुलर शीट स्टील डिस्क हम लोग यूज़ करते हैं। सर्कुलर होगा, शीट का बना हुआ होगा, थिन लेमिनेशन का, स्टील डिस्क को हम लोग यूज़ करेंगे, थिन लेमिनेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। थिन लेमिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, तो पहले सर्कल्स के शेप में काटते हैं, बाद में हाइड्रोलिक प्रेशर से डाई कट करके उसमें स्लॉट्स बना देते हैं। यानी पहले जो शीट काटा गया वो सर्कुलर स्टील डिस्क रहा, सर्कुलर लेमिनेशन पतले पतले काट दिए गए, और बाद में डाई कट करके पंचिंग करके, हाइड्रोलिक प्रेशर से पंचिंग करके इस तरह से स्लॉट्स हमने काट दिया। ये स्लॉट्स कैलकुलेटेड रहता है, आगे मशीन की टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखेंगे कितना स्लॉट्स किस ज़रूरत के हिसाब से हमें कितना स्लॉट डिजाइन करना पड़ता है, कितना टिथ डिजाइन करना पड़ता है। तो इस तरह डिजाइन कर देंगे। इन स्लॉट्स में फर्दर हम लोग कंडक्टर को रखेंगे और बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपका टिथ की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसमें डाई कट करके पंचिंग करके ये होल्स भी हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग परफोरेशंस भी कहते हैं। ये होल्स किस लिए है, तो जब ये मटेरियल, जब ये मशीन रनिंग कंडीशन में जब हीट होगा
तो हम लोग मशीन के एंड पे उसके शाफ्ट पे एक फ़ैन को भी माउंट करके रखते हैं। उस फैन के वजह से एयर का ब्लो होता है और एयर का ब्लो इन होल्स से, अब देखो ये जो एयर होल्स है ना, एयर डक्ट्स हैं, ये जो परफोरेशंस हैं, ये पूरा का पूरा एक्सियल डायरेक्शन में है, यानी इस छोर से लेके एक्सिस के पैरेलल जाता हुआ इस छोर तक होगा हर एक जगह। तो ये जो हीटिंग होगी ना, एडी करंट की वजह से हीटिंग, हिस्टेरिसिस की वजह से हीटिंग, I²R की वजह से हीटिंग, पूरे मशीन में जो हीटिंग होगी इसे डिसिपेट करना होगा हमें। तो इसके शाफ्ट के अंतिम छोर पे हम लोग फैन भी लगाए रखते हैं, देखेंगे उसका भी कंस्ट्रक्शन हम लोग। और फैन से जो एयर का फ्लो होगा ना, वो एक्सिस के अलाउंग होते हुए यहाँ से पास करेगा और अपने साथ बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन वो हीट को ट्रांसफर करता हुआ, यहाँ हीट डिसिपेशन करता हुआ इस मशीन में कूलिंग प्रोवाइड करता हुआ निकल जाएगा एयर। गॉट दैट? हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स हैं, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जहां पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स खुद में हीट को कैरी करके मूव कर जाते हैं हीट को लेके, वो प्रोसेस कन्वेक्शन कहा जाता है। वो पार्टिकल्स फ्लूइड के हो सकते हैं, यानी गैसेस के भी हो सकते हैं, लिक्विड्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एयर को यूज करते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स ने हीट को ट्रांसफर कराया अपने खुद में, यानी हीट को उसने रिसीव किया और हीट को लिए वो बाहर निकल गया बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ इन होल्स की वजह से हीटिंग प्रोवाइड होती है। गॉट दैट? देखो हर एक मशीन पे क्या होता है ना, हर एक मशीन में हीटिंग होगी ही, हमें वहां डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन प्रोवाइड करना होगा। अदरवाइज हीट की वजह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। हीट की वजह से हर एक मशीन जो है मेटालिक पोर्शन का बना हुआ है, मेटल्स में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उन मेटल्स में हीट के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन होगा। उनके डायमेंशंस में अगर थोड़ा ही बदलाव आया तो हमारे लिए मूवमेंट कराने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, हीट की वजह से हमें पता है कि हीट की वजह से रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है, रेजिस्टेंस में भी अंतर आता है, तो वो आगे चल के हमारे मशीन के परफॉर्मेंस में असर डालेगा। इसलिए हीट डिसिपेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हीट को प्रॉपर्ली हमने नहीं डिसिपेट किया तो हीट बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसुलेशन की बर्निंग और इंसुलेशन का मेल्टिंग भी हो सकता है, वहां पे फायर हैजर्ड भी हो सकता है, आपका अल्टीमेटली मशीन डैमेज हो सकता है। इसलिए हमारे लिए हीट डिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हर एक मशीन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसके शाफ्ट पे हम लोग इस तरह से फैन देते हैं। देखो लास्ट में यहाँ भी फैन लगा हुआ है, दिख रहा है सबको ये? ठीक है। तो यहाँ शाफ्ट पे हम लोग फैन देते हैं इस हीट डिसिपेशन के लिए। अब फैन जो है इस मटेरियल के अंदर इतना बड़ा कोर है ना, केवल कोर के आउटर पेरिफेरी में नहीं जाए, हमारे फैन के वजह से जो एयर ब्लो हो रहा है ना, वो एयर अंदर से भी गुजरे, सो दैट कि प्रॉपर हम कूलिंग प्रोवाइड कर सके, प्रॉपर हीट डिसिपेशन प्रोवाइड कर सके। इसलिए हम लोग ये परफोरेशंस, ये होल्स, ये एयर डक्ट्स को हम लोग वहां पे पंच करके बना देते हैं हर एक लेमिनेशन में, हर एक शीट में। और इस तरह के शीट्स को हाइड्रोलिक प्रेशर से एक साथ हम लोग स्टैक कर देते हैं, स्टैक टुगेदर करके हाइड्रोलिक प्रेशर से बाद में हम लोग वहां पे उसमें रिवेटिंग करके उनको एक साथ प्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे लिख लीजिए, इट इज कीड टू द शाफ्ट, इट इज कीड, इट इज कीड, कीड में एक और लगेगा, इट इज कीड, यस, इट इज कीड टू द शाफ्ट। की बना है चाबी से, तो इस तरह का की वे बना रहता है, इसको हम लोग कहते हैं की वे। मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। ये की तरह का स्ट्रक्चर रहता है। जैसे आपने देखा होगा स्टेट बैंक का सिंबल, आपने देखा होगा, कोई भी लोगो, कोई भी सिंबल हम लोग बनाते हैं ना, डेफिनेटली उसका एक पर्पस होता है, उसका एक मीनिंग होता है। आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक का लोगो जो रहता है ना, वो समथिंग लाइक दिस, ये समथिंग लाइक दिस रहता है। गौर किया है आपने इसको? आपने गौर किया है स्टेट बैंक के लोगों को? ये क्या इंडिकेट करता है? कभी इसके पहले किसी ने सोचा था क्या इंडिकेट करता है? आप अपने ताले को देखिएगा ना, तो उसमें चाबी लगाने वाला ऐसा ही दिखता है, लॉक एंड की अरेंजमेंट। तो स्टेट बैंक का ये लोगो है, स्टेट बैंक का ये मोटो है कि आपके खजाने की चाबी, आपके कमाई को एक्सेस करने के लिए जो लॉक है, जो चेस्ट है जहां हम लोग प्लेस करते हैं, जो ड्रॉवर है, जो बॉक्स है, उसकी ये चाबी आपके
खजाने की ये चाबी है और लॉक एंड की मैकेनिज्म है, स्टेट बैंक का ये सिंबल है, ठीक है। तो मैंने बताया साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि अधिकतर टर्म में नाम से, डिक्शनरी मीनिंग से ही हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, बहुत कुछ, अगर हम प्रॉपरली उसको देखें, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, की वे प्रोवाइड करते हैं और इस पंचिंग को, इस स्कोर को हम लोग की कर देते हैं शाफ्ट पे, कीड कर देते हैं। की में ईडी पास्ट टेंस हमने बना दिया उसका, कीड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग, बताइए कोई, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? ये की देने का पर्पस क्या है? यस, इंटरलॉक, लॉक से ज्यादा इंटरलॉक यूज कीजिए, टू इंटरलॉक द शाफ्ट, गॉट दैट? क्योंकि होगा क्या कि आपका जो शाफ्ट होगा ना, आपका शाफ्ट अगर हम प्योरली सर्कुलर रखें, इसको भी प्योरली सर्कुलर रखें, और इसमें जब हम सर्कुलर शाफ्ट को लगाएंगे तो स्लिप कर जाएगा ना शाफ्ट को। देखो जनरेटर है ना, तो जनरेटर का मतलब है कि इसको हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। मैकेनिकल एनर्जी इनपुट कैसा दे रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन के फॉर्म में दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं, तो किसी ना किसी प्राइम मूवर को करके दे रहे हैं, और कोई ना कोई प्राइम मूवर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, चाहे स्टीम से हम लोग मूव कराएं या कोई इंटरनल कंबशन इंजन से हम लोग मूव कराएं। इंटरनल कंबशन इंजन में डीजल इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन हो सकता है, किसी से भी मूव कराएं। तो जब शाफ्ट को हम मूव कराएंगे ना और उस पर कोर को माउंट करेंगे, दोनों का आपके शाफ्ट का आउटर सरफेस भी सिलिंड्रिकल हो प्योर, और इसका इनर डायमीटर, इसका जो इनर पेरिफेरी है ये भी सिलिंड्रिकल हो, तो स्लिप कर जाएगा ना। लेकिन कीइंग से क्या होगा, कीइंग से वो इंटरलॉक हो गया। अब शाफ्ट को मूव कराएंगे तो बिल्कुल आसानी से कोर मूव करेगा। इसलिए अब क्या होगा, आपके शाफ्ट का स्ट्रक्चर भी जो होगा ना, उसमें ये की के साइड में निकला हुआ होगा पोर्शन, जैसे चाबी में निकला हुआ रहता है, ताले के होल में फिक्स हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, आपका जो शाफ्ट भी बनेगा ना, तो शाफ्ट भी प्योर सिलिंड्रिकल नहीं होगा, इस की के हिसाब से होगा। मीन्स आपका शाफ्ट कैसे होगा, मीन्स आपका शाफ्ट कैसे होगा, तो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप तो होगा ही, लेकिन इस कीइंग के हिसाब से एक उठा हुआ पोर्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये उठा हुआ पोर्शन जाके इसमें इंटरलॉक हो जाएगा, और इंटरलॉकिंग के वजह से स्मूथ मूवमेंट और कंबाइन एक साथ साइमल्टेनियस मूवमेंट दोनों का पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए इट इज कीड टू द शाफ्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या इसके कंस्ट्रक्शन में, हम लोग पहले सर्कुलर शीट स्टील्स लेंगे, यानी थिन लेमिनेशंस लेंगे, उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर से डाई कट करके, पंचिंग करके ये हम लोग स्लॉट्स को बना देंगे। पंचिंग करके ही ये परफोरेशंस के लिए होल्स बन जाएंगे, परफोरेशंस के लिए होल्स, और पंचिंग करके ही इनर डायमीटर में की वे बन जाएगा, जिससे हम लोग शाफ्ट पे इसको माउंट कर सकें, ठीक है। एक्सियल फ्लो ऑफ एयर के लिए, प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं एयर डक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हमें देखना होगा, होता क्या है ना कि जो मशीन्स हमारे पास हैं, अब देखो मशीन्स हमारे पास अलग अलग वैरायटी की, आपने देखा एकदम छोटा सा अभी, अब मैंने जो आपको दिखाया, जो रोटर का पोर्शन है डीसी मशीन का, वो बिल्कुल छोटा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूजेस के हिसाब से हमें बड़े बड़े मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी रेटिंग हायर होती है, जिनसे जनरेशन हम करें एक हायर वोल्टेज पे, और हायर लोड को हम फुलफिल करें। हायर लोड को फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली करंट भी हायर होगा। तो अलग अलग रेटिंग की, अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेटिंग के मशीन्स को हम लोग यूज़ करेंगे, अलग अलग मैकेनिकल रेटिंग भी होगी, और डेफिनेटली उनका शेप एंड साइज वेरी करेगा। तो अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग वर्क को कंडक्ट कराने, अलग अलग वर्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें अलग अलग वेराइटीज़ की, अलग अलग रेटिंग की मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसका शेप और साइजेस डेफिनेटली अलग अलग हो सकता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने कह तो दिया कि इसको हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली इसको लेमिनेटेड रखेंगे। लेमिनेटेड क्यों रखेंगे, तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। लेमिनेशंस को यूज़ करेंगे तो थिन लेमिनेशंस के सीट को बनाएंगे, उसमें हम लोग पंचिंग करके स्लॉट्स को बना देंगे, टीथ रहेगा, परफोरेटेड एयर डक्ट्स रहेगा, परफोरेशंस रहेगा, साथ में ये शाफ्ट के लिए की बन जाएगा। और बाद में ऐसे ऐसे सारे शीट्स को एक साथ जमा करके, स्टैक करके, हाइड्रोलिक प्रेशर से उनको एक साथ ला के, और फिर हम लोग रिवेटिंग करके या बोल्टिंग करके उनको एक साथ रख देंगे। लेकिन होता क्या है ना, ये करेंगे कब, ये 1 मीटर तक के डायमीटर के मशीन के लिए ही, हमेशा ध्यान में रखना है। वैसे मशीन जिनका डायमीटर 1 मीटर तक है,
वैसे मशीन के लिए ही ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे लेमिनेशन का। इससे जो बड़े मशीन्स होंगे ना, उसमें अगर ये प्रोसेस हम लोग अपनाएं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखना। ये 1 मीटर तक के डायमीटर के मशीन के लिए हम लोग एक शीट को लेमिनेट करके काम चला लेते हैं, मतलब एक पतला शीट लिया हमने, एक थिन लेमिनेशन, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेम डिज़ाइन के सेम डायमेंशन के शीट्स को लेके हमने स्टैक करके फाइनली ये सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर हमने आर्मेचर कोर का बना लिया। लेकिन 1 मीटर से ऊपर के डायमीटर के जो मशीन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, यानी ऑलमोस्ट इससे ऊपर, यानी जिस मशीन का डायमीटर 3.28 अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा, 3.28 फीट, इससे ज़्यादा जो डायमीटर के मशीन्स हैं ना, उनमें एक सिंगल शीट का लेमिनेशन हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग अलग अलग सेक्शंस में काटे हुए शीट्स को यूज़ करते हैं। क्यों करते होंगे ऐसा, मतलब देखो यहाँ क्या हुआ, एक सिंगल शीट को हमने लिया, उसमें हमने स्लॉट्स को काट दिया, एयर डक्ट्स को काट दिया, बीच में शाफ्ट को लगाने के लिए स्की वेव मैकेनिज्म को हमने कट कर दिया पंचिंग से, हाइड्रोलिक प्रेशर से, और ऐसे ऐसे बहुत सारे शीट को, यानी पूरा ये कंप्लीट सर्कुलर शीट है, और इनको लेके हमने एक साथ स्टैक कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, बड़े मशीन में एक कंप्लीट शीट लेमिनेशन हम लोग नहीं लेते हैं सर्कुलर शेप का, बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में कटे रहते हैं ये, और इन सेगमेंट्स को फाइनली लाके एक साथ हम अरेंज कर देते हैं। क्यों करते होंगे ऐसा, क्यों करते होंगे ऐसा, एनीवन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो आंसर देने से पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। छोटे मशीन्स में जो 1 मीटर तक के डायमीटर के हैं, एक सिंगल सर्कुलर शीट काटेंगे, ठीक है, एक सिंगल सर्कुलर शीट के थिन लेमिनेशंस को, उसमें स्लॉट कटिंग कर देंगे, उसमें एयर डक्ट कटिंग कर देंगे, उसमें ये बीच का की वेव कट हो जाएगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे शीट्स, सर्कुलर शीट्स को लेके हम लेमिनेट करके ये ड्रम शेप्ड स्ट्रक्चर बना देंगे। लेकिन बड़े मशीन में एक सिंगल शीट नहीं लेते हैं लेमिनेशंस का, सिर्फ ऐसे ऐसे कटे हुए बहुत सारे सेगमेंट्स लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कटे हुए बहुत सारे सेगमेंट्स को हम लोग लेके चलते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे 4 सेगमेंट, 6 सेगमेंट या 8 सेगमेंट तक से हम लोग फाइनल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी एक आपका सर्कुलर शीट बनेगा ऐसे ऐसे अगर 4 सेगमेंट को बनाने से, और फिर वैसे 4 सेगमेंट को बनाने से एक जो सर्कुलर शीट बना, वैसे वैसे बहुत सारे सर्कुलर शीट को एक साथ हमने स्टैक कर दिया। यानी एक कंप्लीट सर्कुलर शीट हम लोग नहीं बना रहे हैं, सेगमेंट्स में कटे हुए शीट को बना रहे हैं। क्यों करते हैं ऐसा? एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमने लेमिनेशंस ऑलरेडी कर रखा है यहाँ, और यहाँ एडी करंट का कोई मतलब ही नहीं है, लेमिनेशंस तो हमने ऑलरेडी कर दिया ना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिधर एडी करंट के फ्लो होने की संभावना होगी, जो हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दिखता है, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होता उस मटेरियल में तो किधर होता, और जिधर ईएमएफ इंड्यूस होता, जिधर करंट फ्लो करने की टेंडेंसी थी, उसके परपेंडिकुलर हम लोग कट करते हैं लेमिनेशंस को। ये मैंने पहले ही आपको बताया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होता क्या है, जब एकदम थिन शीट्स हम लोग लेंगे, एकदम थिन शीट्स, जैसे मान लो ये अगर सॉलिड रहता, ये अगर सॉलिड कोर रहता, अब हमें क्या करना है, एडी करंट से बचाना है, तो हम सॉलिड नहीं रख के लेमिनेशंस में रखेंगे। मान लो ये पेज जो है ना, छोटे छोटे लेमिनेशंस हैं, पतले पतले लेमिनेशंस हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि ये जो है ना, एक एक लेमिनेटेड शीट स्टील है, ठीक है, स्टील का बना हुआ एक एक लेमिनेशन है, पेज के साइज का पतला पतला लेमिनेशंस है। इनको हमने एक साथ स्टैक करके इस तरह से कोर को बना दिया, जो आपका कोर हुआ करता है। ऐसे ही करते हैं ना, एक छोटे छोटे लेमिनेशंस को हमने लिया, पतले पतले लेमिनेशंस को, थिन लेमिनेशंस को, और इनको एक साथ ऐसे ऐसे बहुत सारे लेमिनेशन, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेजेस को लेके हमने स्टैक करके फाइनली कोर का स्ट्रक्चर बना दिया। गॉट दैट? आ रहा है समझ में? ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे खड़ा रखने की कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, गिर नहीं ना रहा है साइडवेज ऐसे यार, ऐसे। ये थिन लेमिनेशंस को एक साथ स्टैक करके हमने ऐसे खड़ा रखा है, गिर नहीं रहा है ना इधर या इधर, ठीक है। लेकिन अगर आपके इस थिन लेमिनेशंस का साइज, इन पेजेस का साइज, सपोज दैट यहां से लेकर छत तक पेजेस का साइज रहता इतना ही पतला में, इतने ही थिन लेमिनेशंस का 0.5 mm या उससे कम का जो लेमिनेशन है, इतने ही थिन लेमिनेशंस का साइज जो है, यानी जो ये रेक्टेंगल एरिया है, यहाँ से लेके छत तक रहता, और इतने सारे पेजेस को फिर हम स्टैक करते और तब खड़ा करते, तो क्या ये सीधा खड़ा रहता? गिर जाता ना इधर या इधर, वेव कर जाता ना, वेवी शेप हो जाता ना, या तो ऐसे झुकने लगता या ऐसे झुकने लगता। तो ये हमारे
मैकेनिकल स्ट्रेंथ का लिमिटेशन है कि अगर हम बहुत लॉन्ग साइज का लेंगे तो उसका वेवी शेप डिस्टॉर्टिंग शेप हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसको एक शेप में रख पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। यही उस मशीन के साथ भी होगा। अगर मशीन का 1 मीटर से ज़्यादा डायमीटर के मशीन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मशीन जिसका डायमीटर 1 मीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर एक सिंगल सीट का हम लेमिनेशंस यूज़ करेंगे और मशीन का डायमीटर बहुत बड़ा है तो ये भी ये भी वेवी शेप में हो जाएगा, इसका शेप डिस्टॉर्ट होने लगेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा इसकी हाइड्रोलिक स्टैकिंग। गॉट दैट? तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर के आसपास, आपका शहर हो या आपका गांव हो, आपने देखा होगा पीसीसी रोड जो बनता है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से जो हम लोग रोड बनाते हैं, जो ढलाई वाला रोड होता है, आप लोग जो नॉर्मल भाषा में ढलाई वाला रोड हम लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ढलाई वाला रोड अगर मान लो इस तरह से 5 किलोमीटर तक बनाना है हमें कास्टिंग करके, तो आपने देखा होगा कि ये लगातार कंटिन्यूअस कास्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। बीच में आपने देखा होगा लकड़ी देके या कूट देके ब्रेक कर दिया जाता है कास्टिंग को। कभी आपने गौर किया है? सर्टेन डिस्टेंस के बाद। क्यों? क्योंकि मटेरियल जब कंटिन्यूअस होगा ना तो हर एक मॉलिक्यूल्स का, कंक्रीट की जब कास्टिंग होती है, कंक्रीट जब सॉलिडिफाई होने लगता है तो हर एक मॉलिक्यूल का आपस में इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर हो जाता है एक दूसरे पर। ये मॉलिक्यूल्स का इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है ना, तो वेव को कन्वे करना बहुत आसान है। एक हल्का सा थ्रस्ट हुआ तो सॉलिड बॉडी में भी वेव्स का ट्रैवल होता है और इधर तक जाता है। वेव का ट्रैवल होने की वजह से इस पूरे कास्टिंग में क्रैकिंग आने का डर है, क्रैक्स डेवलप होने का डर है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मटेरियल को नहीं रखते हैं, बीच बीच में मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ भी क्या है, वेवी शेप हो जाएगा। अगर बड़ा साइज का होगा तो वेवी शेप की वजह से हमने पतले पतले शीट्स को एक साथ स्टैक किया है, वो हो सकता है एक साथ स्ट्रेट न रहे, थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टॉर्ट कर जाए उसका शेप। उससे बचने के लिए हम लोग 1 मीटर से बड़े वाले मशीन में एक सिंगल कॉमन सर्कुलर डिस्क का लेमिनेशन नहीं यूज करते हैं, बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में कटे हुए लेमिनेशन को यूज करते हैं और फाइनली उनको कंबाइन करके हम एक कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और बाद में वैसे वैसे बहुत सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर को एक साथ स्टैक करके अल्टीमेटली फाइनल ये सिलेंड्रिकल कोर्ट को हम लोग बनाते हैं, ये सिलेंड्रिकल ड्रम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। गॉट दैट? आया समझ में? ठीक है। तो इस तरह के जो सेगमेंट्स होंगे इनको बड़े मशीन में हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स में डिज़ाइन करेंगे और इस तरह के सेगमेंट्स डिपेंड करता है कि हमारा मशीन का साइज़ क्या है, हमारा मशीन का थिकनेस क्या है, हमारे मशीन का मटेरियल क्या है, उसके हिसाब से 4 सेगमेंट हो सकता है, 8 सेगमेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और अब क्या करते हैं, इन हर एक सेगमेंट में, जाहिर है हर एक सेगमेंट में अब उस शाफ्ट से लॉकिंग होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग। तो हर एक सेगमेंट में शाफ्ट से इंटरलॉकिंग हो तो जनरली अब आपने देखा था कि सर्कुलर वाले में क्या करते थे, एक कीवे बनाते थे सेंट्रल शाफ्ट में। यहाँ क्या करेंगे, कम से कम 2 कीवे बनाना होगा कि प्रॉपरली हर एक सेगमेंट इंटरलॉक हो जाए। और अब जो हम लोग कीवे बनाएंगे ना, तो अब जो पहले हम लोग कीवे बनाते थे सिंपल इस तरह वाला, वो ना बना के हम लोग डोव टेल शेप्ड बना देंगे। ठीक है, डव, आपने सुना होगा ना डव साबुन। ठीक है, तो डव क्या होता है, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डव? कंप्यूटर को डव बोलते हैं। कंप्यूटर नहीं सर, कबूतर। और उसकी पूंछ में एक जगह देखना ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है, इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग डॉव टेल टाइप बोलते हैं। डॉव टेल टाइप नॉचिंग हम लोग कर रहे हैं, डॉव टेल टाइप हम लोग की बना रहे हैं, डॉव टेल टाइप हम लोग स्लॉटिंग कर रहे हैं। इससे फायदा होगा कि आपका प्रॉपर इंटरलॉकिंग होगा शाफ्ट में। यानी बड़े मशीन में जो 1 मीटर से ज़्यादा डायमीटर के मशीन है, उनका शेप डिस्टॉर्ट ना हो, उनका शेप वेवी लाइक स्ट्रक्चर ना हो जाए, उनके स्ट्रेटनेस में असर ना पड़ जाए, उन्हें प्रॉपर अपने प्लेस पे हम रख सकें। तो इसको करने के लिए हम लोग एक सर्कुलर शीट लेमिनेशन, थिन शीट लेमिनेशन को यूज़ करने के बजाय अलग अलग सेगमेंट्स के शीट लेमिनेशन को यूज़ करते हैं और फाइनली उन्हें कंबाइन करके कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जाहिर है एक एक को आपके शाफ्ट से इंटरलॉक करना होगा। तो हर एक सेगमेंट में अब इस तरह का हम लोग नॉचिंग कर देते हैं, यानी कीवे बना देते हैं। लेकिन हाँ, अब कीवे इस तरह का नहीं होके हम लोग इस तरह का बनाते हैं। इससे क्या होगा, बेटर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होगी, क्योंकि इससे क्या है, इससे इधर निकल सकता है। अगर जो आपका शाफ्ट है इसमें, ये जाके इसमें फंस गया तो ये इससे निकल सकता है, लेकिन इसमें नहीं निकल सकता है क्योंकि ये और ये इस तरह से फोर्स देके इसको इंटरलॉक कर देगा।
तो इस तरह का डॉवटेल टाइप नॉचिंग हम लोग उसमें कर देते हैं, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर है। और ये जानबूझ के हम लोग करते हैं कि इससे और बेटर इंटरलॉकिंग होगी इन लेमिनेशंस की आपके एक्सियल शाफ्ट के साथ। गॉट दैट? तो हम लोग इस तरह का लेमिनेशंस इनमें डिज़ाइन करते हैं। हाँ बोलो। यस डेफिनेटली यस डेफिनेटली। ये जो बनता है ना एक स्टैंडर्ड साइज का बनता है। कभी भी एक सेगमेंटल लेमिनेशन खराब हुआ हम उसको दूसरे सेगमेंटल लेमिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। गॉट दैट?